जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे और यूपी पैट का सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में हम लोग पहला जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान कैसे बना ये सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की जो ज़रूरत आज़ादी के बाद ब्रिटिश जब आज़ाद कर गए हम लोगों को, तो इसके बाद हमको देश चलाने की खुद ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हमको एक भारतीय संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोगों ने क्या किया कि इससे पहले ही हम लोगों ने संविधान बनाने की मांग रखी, जिसमें सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्वराज विधेयक। और सबसे पहले किसने की? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ये अनेकों बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले संविधान सभा की या संविधान की मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। फिर 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा भारत का राजनीतिक भाग कौन? भारतीय स्वयं बनाएंगे। कौन बनाएगा? भारतीय स्वयं बनाएंगे। फिर इसके बाद 1946 में एटली सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसमें एटली जो थे उनकी सरकार ने भारत के प्रकरण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन कर दिया। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश भारत के लिए सीटें आवंटित की गई। कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? 246 सीटें। ठीक है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के लिए और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की। इनका चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हो गया। इनका चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 73 मुस्लिम लीग को सीटें मिली और 5 स्वतंत्र सीटें मिली। इनके अनुसार फिर ये हम लोगों के जो 296 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को कितनी मिली? 208 सीटें मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें स्वतंत्र क्षेत्रों से घोषित हुई, जो आगे चलकर संविधान सभा का गठन करेंगी। और संविधान सभा की बैठकें जो हो रही हैं उनके बारे में भी आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग संविधान सभा की बैठक देख लेते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली ये भी देख लेते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 208 सीट मिली। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। ठीक है, और इसके बाद स्वतंत्र क्षेत्र से कितनी सीटें आई? स्वतंत्र क्षेत्र से 15 सीटें। ठीक है, ये जो जुलाई-अगस्त में 1946 में चुनाव हुए थे। ठीक है, उसका परिणाम आया। उसमें कांग्रेस को कितनी? 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और स्वतंत्र क्षेत्र से 15 सीटें आई। यही सीटें कार्यकारिणी सभा का निर्माण करती हैं और संविधान की रचना करती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि संविधान की कैसे रचना हुई। अब हम लोगों का देख चुके थे इससे पहले कि चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में मुस्लिम लीग और कांग्रेस और स्वतंत्र क्षेत्रों से स्वतंत्र सदस्यों की सीटें हो गई थी। अब उनकी संविधान सभा की कार्यप्रणाली की प्रथम बैठक हुई, फिर इसके बाद दूसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक हुई। इसमें हम देख लेते हैं कौन अध्यक्ष बना, कौन सलाहकार बना, क्या हुआ इन बैठकों में, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक ये हमारी हुई 9 दिसंबर 1946। ठीक है, जुलाई-अगस्त में ही
चुनाव आए, वोटिंग आई, खुली, सीटों का पता चला। फिर 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? ये सच्चिदानंद सिन्हा बने। ये कैसे बने? ये अस्थायी रूप में बने, जो केवल इस बैठक का, ठीक है। प्रथम बैठक में जब बैठक शुरू हुई तो देखा गया कि इसकी अध्यक्षता कौन करे। अध्यक्षता करने के लिए सबसे बड़े बूढ़े घर में जो भी होता है, मुखिया होता है, वही तो अध्यक्षता करता है। तो अध्यक्षता में देखा गया कि 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई, सब लोग इकट्ठित हुए। इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 211 लोग शामिल हुए, ठीक है। इसमें जो मुस्लिम लीग थी वो क्या करती रही? वो इसका विरोध करती रही। विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया क्योंकि ये पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, पृथक पाकिस्तान की मांग, ठीक है। इसलिए 211 लोग शामिल हुए। प्रथम बैठक में 211 लोग शामिल हुए। इसमें जब बैठक शुरू हुई तो अध्यक्षता कौन करे? अध्यक्षता के लिए देखा गया कि बड़े बूढ़े कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा बड़े बूढ़े हैं, जिनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष घोषित किया गया और प्रथम दिन की कार्रवाई शुरू हुई, ठीक है। प्रथम दिन की कार्रवाई शुरू हो गई। इसके बाद दूसरी बैठक हुई। फिर प्रथम दिन में जो भी बातें हो पाई संविधान सभा के लिए, संविधान इतना बड़ा बनाना था, सबको हम लोगों को देखना था, बहुत से धर्म हैं, उनको एकजुट रखना था, सभी प्रांतों को एकजुट रखना था। ऐसा तो था नहीं कि 2 दिन में बन जाएगा संविधान। इसके लिए विचार करने की ज़रूरत थी। विचार करने के लिए प्रथम दिन की बैठक हुई, तो उसमें जो भी विचार हो पाए, इसके बाद दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक इसके ठीक 2 दिन बाद हुई। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। कब हुई? 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन बने? इसमें अध्यक्ष को चुन लिया गया, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन चुन लिया गया? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसमें एक संवैधानिक सलाहकार और चुन लिए गए। वो कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन चुन लिए गए? BN राव जी, ठीक है। दूसरे दिन की बैठक हुई। दूसरे दिन की बैठक 2 दिन बाद हुई। 11 दिसंबर को हुई पहली बैठक, 9 दिसंबर को हुई। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़न की पहली बैठक याद रखिए, ठीक है। पहली बैठक याद रहेगी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद ठीक दूसरे दिन हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए, ठीक है। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राव चुन लिए गए। फिर तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक कब हुई? ठीक इसके 2 दिन बाद। सारी बैठक 2 दिन बाद ही हो रही हैं, ठीक है। तो ये कब होगी? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें अध्यक्ष स्थायी रूप से चुन लिए गए, तो यही अध्यक्ष रहेंगे स्थायी रूप से, ठीक है। स्थायी रूप से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए, तो तीसरी बैठक की भी अध्यक्षता कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमारे पंडित नेहरू जी हैं, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें कितने? कुल 8 अनुच्छेद थे,
ठीक है, इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, यही आगे चलकर हमारा क्या बनेगा, यही आगे चलकर हमारी संविधान की प्रस्तावना बनेगा। हमारे संविधान की क्या बनेगी, प्रस्तावना बनेगी। क्या बनेगा, प्रस्तावना। ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव सब बहुत बार पूछा जा चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो इसकी दिनांक 13 दिसंबर 1946। हम लोग याद कर लेंगे कौन सी, एक दिनांक कौन सी, 9 दिसंबर 1946। या दूसरे सबसे पहले क्या हुआ, हमारे परिवार का मुखिया ढूंढा गया। हमारे परिवार का मुखिया सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से निकल के आए। फिर दूसरी बैठक में स्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार BN राव को घोषित कर दिया गया। फिर तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर, हर 2 दिन बाद बैठक होती रही 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें 8 अनुच्छेद थे और जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को कर लिया गया। ठीक है, और 1947 को करने के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग संविधान सभा के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग संविधान की विशेषताएं, जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग संविधान सभा के कार्यों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट के रूप में हमने पहले से ही अंकित कर दिया है। 22 जुलाई 1947 को, सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को क्या, देश का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको अपनाया गया। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम, उसको स्वीकृति दी गई। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, फिर 2 संविधान सभा ने संविधान बनने का कितना टाइम लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान की कुल कितनी बैठक हुई, 11 बैठक हुई। ये पूछ लिया जाता है, संविधान की कुल 11 बैठक हुई। 11 माह, 2 साल और 11 माह 18 दिन। 11 से कितनी हुई, 11 माह में 11 बैठकें हुई। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान स्वीकृति दी गई। फिर 60 से अधिक देशों का अध्ययन किया गया, 60 से अधिक देशों का अध्ययन किया गया और 114 दिन तक संविधान प्रारूप पर चिंतन किया गया। संविधान प्रारूप पर चिंतन किया गया कितने दिनों तक, 114 दिनों तक। ठीक है, इसके बाद कुल खर्चा संविधान में कितना आया, संविधान बनने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और सरकार के रूप में संविधान को स्वीकृति दे दी गई, संविधान को स्वीकृति दे दी गई और अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया। इसके बाद 1951-52 में चुनाव हुए, 1951-52 में चुनाव हुए, जिसके बाद हमारी फिर एक नई संसद का गठन हुआ। संसद के रूप में हम लोगों ने किसको, संविधान को ही अंतरिम सरकार घोषित कर लिया। इसके आगे देखते हैं कि संविधान में कितनी महिलाएं थीं, 15 महिलाएं थीं। इसकी अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। भारतीय संविधान में महिलाओं की भी भागीदारी रही है, तो वो कितनी भागीदारी रही है, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या 15 रही। ठीक है, फिर भारतीय संविधान में हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। उसमें भारतीय संविधान में SC वर्ग के लोगों की संख्या कितनी थी, 26 और ST वर्ग के लोगों की संख्या 33 थी। ठीक है, प्रारूप समिति, अब हम लोग देख लेते हैं समितियां। बहुत सी समितियां थी, लेकिन हम सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देंगे, प्रारूप समिति पे, और समितियां नहीं पूछी जाएंगी। प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, अध्यक्ष
अम्बेडकर सर थे, BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी, ये अम्बेडकर जी कहाँ से चुने गए थे? ये अम्बेडकर जी हमारे बंगाल से चुने गए थे। बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद फिर बम्बई की एक सीट खाली कराई गई थी, फिर बम्बई से ये चुनाव लड़े और वहाँ से जीतकर संविधान सभा का इन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये यूपी पैट का एग्ज़ाम है और विभिन्न तैयारी में ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, पर अभी हम लोग केवल एक टच लेके निकल जाते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग और इसमें सदस्यों की भी बात कर लेते हैं कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे। इसमें सदस्य जो थे 7 सदस्य थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संविधान की विशेषताएं। देखते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं में हमने कुछ विशेषताएं लिख रखी हैं, पहले से ही उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही भारत में सर्वोच्च है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, इनकी सीमाओं का प्रावधान, ठीक है, सीमाओं का प्रावधान है। ठीक है, इसमें संविधान में सर्वोच्च कार्यपालिका में न्यायपालिका नहीं आएगी और न्यायपालिका में कार्यपालिका नहीं आएगी, इनकी अलग अलग सीमाओं का प्रावधान है। और त्रिस्तरीय सरकार में केंद्र में संसद है, ठीक है, केंद्र में संसद है, राज्य में क्या है, राज्य विधानमंडल है, ठीक है, राज्य विधानमंडल और स्थानीय स्वशासन, ये त्रिस्तरीय सरकार हो गई। आपातकाल में 352, 356 और 360 अनुच्छेद इसके हिसाब से आपातकाल लगते हैं। और स्वतंत्र निकाय में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमारा CAG कैग, ठीक है, और न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, और इसमें हमारा UPSC संघ लोक सेवा आयोग, ये स्वतंत्र निकाय हैं। धर्मनिरपेक्षता, इसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों का समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं है और सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। इसके बाद नम्यता और अनम्यता का। नम्यता का क्या होता है, ये लचीला। भारत का संविधान कैसा है, लचीला है। और अनम्यता कठोर भी है। सबसे ज़्यादा लचीला ब्रिटेन का और सबसे ज़्यादा कठोर USA का और ये ब्रिटेन का संविधान सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो हम लोग इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। भारत कैसा है, नम्रता और अनम्रता, मतलब लचीलापन भी है और कठोर भी है, ठीक है। भारत लचीलापन और कठोर भी है, दोनों का मिश्रण, ठीक है। नम्रता और नम्रता का मिश्रण कहाँ मिलता है, ये हमारा भारतीय संविधान संशोधन में पता चलता है। संविधान संशोधन में पता चलता है कि नम्रता और अनम्रता का मिश्रण है। अब हम लोग और भी विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है, और भी विशेषताएं। अब हम लोग विशेषताएं और देख लेते हैं। संसदीय सरकार का क्या मतलब है, इसमें बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा वही सरकार चलाएगा। बहुमत दल का नेता बराबर क्या होगा, सरकार होगा, ठीक है। ये संसदीय सरकार है, ठीक। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मानव जीवन को गरिमापूर्ण जीवन जीने के जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मौलिक अधिकार, गरिमापूर्ण
गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार। ठीक है। एक होते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य आगे देख लेते हैं। मौलिक अधिकार ये होते हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या है? राज्य कल्याणकारी की स्थापना करना। ठीक है। राज्य कल्याणकारी स्थापना करना। और मौलिक कर्तव्य जो हमारे भाग 4A, भाग 4A 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। जो ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है कि हमारे भारत के लिए कुछ कर्तव्य हैं, सरकार के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। ठीक। फिर सार्वभौमिक वयस्क मतदान। सार्वभौमिक वयस्क मतदान मतलब 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुका है उसको क्या है? मतदान करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी समुदाय से आए, किसी भी धर्म से आए, उनसे कोई लेना देना नहीं। केवल क्या है? 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। हम यूएसए में देखते हैं कि उसमें दोहरी नागरिकता है, पहले राष्ट्र की दी जाती है, फिर प्रांत की दी जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल एकल नागरिकता है। ठीक है। ये हो गई इसकी विशेषताएं। ये संविधान की एकल नागरिकता। ठीक है। ये तो हो गई भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं वाला हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ से समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक के अगले टर्न पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यूपी पैट का संपूर्ण सिलेबस आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पूरा का पूरा केवल गोपाल GS एकेडमी पर मिलेगा, जिससे आप लोग और अधिक शेयर करें और अधिक सब्सक्राइब बढ़वाएं, जिससे मैं और अधिक ऊर्जा के साथ आपके लिए अच्छा टॉपिक लेके आऊँ। थैंक यू। जय हिंद।